नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का ये प्यारा सा और सुंदर सा भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं। यानी अगले 3 या 4 लेक्चर के बाद ये पूरी किताब कंप्लीट होने वाली है और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 की। इस लेक्चर 2 में हम बात करने वाले हैं सड़क परिवहन की, क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जिस वस्तु की होती है वो पहले सड़क है। सारा काम उसके बाद हो पाएगा, पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? सड़क। और कुछ बात इसमें हम रेल परिवहन की भी करेंगे। तो सड़क परिवहन में हम क्या देखने वाले हैं? सड़क से संबंधित वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं जिनमें से अधिकतर को आप क्या है जानते हैं। तो एक एक चीज को हम देखेंगे, एक एक चीज को हम समझेंगे और सड़क परिवहन से संबंधित वो सारे तथ्य जो है हम सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए सड़क परिवहन। अधिकांश वस्तु का संचालन स्थल द्वारा यानी जमीन के द्वारा, स्थल मतलब जमीन, स्थल मतलब जमीन के द्वारा होता है। इसका कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो परिवहन होता है, परिवहन तो अर्थ जानते हैं आप, किसी भी वस्तु को लाद कर या उठा कर या अपने ऊपर बिठा कर या रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचाया जाता है उस क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। ये बात हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अधिकांश वस्तुओं का संचालन स्थल द्वारा होता है यानी जमीन के द्वारा होता है। सारी चीजों को हम नाव में नहीं ले जा सकते, सारी चीजों को हम फ्लाइट से नहीं ले जा सकते, इसलिए स्थल का प्रयोग होता है। और इस स्थल में जो चीजें आती है वो दो चीजें होती है। इस स्थल में दो परिवहन आते हैं। पहला होता है सड़क, पहला कौन सा होता है? सड़क परिवहन। और दूसरा होता है रेल परिवहन। दूसरा कौन सा होता है? रेल परिवहन। ये दो परिवहन ऐसे हैं, कैसे हैं? ये दो परिवहन ऐसे हैं जो स्थल मार्ग यानी जमीन पर चला करते हैं। किस पर चला करते हैं? जमीन पर। और इसमें भी सड़क परिवहन काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि रेल से भी ज्यादा कौन महत्वपूर्ण है? सड़क परिवहन। क्यों भाई, कैसे महत्वपूर्ण है? आपने कभी सोचा है? आप जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं किसी भी स्थान पर जाने के लिए कि मैं सड़क कहाँ से शुरू हो रही है उसको पकड़ के या उस पर मतलब गति पकड़ के मेरे को जहाँ जाना है वो मैं पहुँच जाऊँ। या फिर ऐसा होता है कि किसी के घर पे ही जो है एयरपोर्ट बना हुआ है, फ्लाइट सीधा लैंड करती है, वहाँ से ही फ्लाइट सीधा टेक ऑफ करती है। ऐसा होता है क्या? तो वायु परिवहन जो है वो तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ऐसा तो है नहीं घर से बाहर निकले और सीधा आपको एयरपोर्ट मिल गया। सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है? सड़क परिवहन काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या जल परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सबसे पहले क्या है? सड़क परिवहन। क्योंकि घर से बाहर निकलते ही तो महासागर और समुद्र है नहीं कि नाव पकड़ा और अपन को जहां जाना है वहां चले गए। इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है परिवहन का वो सड़क परिवहन होता है। ये बात हम भी मानते हैं कि सबसे सस्ता जल परिवहन पड़ता है, सबसे तेज गति वायु परिवहन की होती है, लेकिन सबसे प्राथमिक आवश्यकता जो होती है व्यक्ति की, सबसे पहली आवश्यकता जो होती है जिसे गांव की जीवन रेखा कहा जाता है वो है सड़क। क्या सड़क के बिना जिया नहीं जा सकता? बिल्कुल जिया जा सकता है, लेकिन जहाँ एक दो सड़क होती है वो उनके लिए जीवन रेखा का काम करती है, यानी आयात निर्यात आदान प्रदान आने जाने का जो कार्य सुचारू रूप से चलाती है वो सड़क होती है। छोटी दूरियों के लिए लाभदायक है। अब ये हम बता ही चुके हैं आपको कि छोटी दूरियों के लिए लाभदायक है, यानी मेरे को 20 किलोमीटर जाना है तो यहाँ मैं ट्रेन नहीं पकड़ूंगा, सड़क से ही जाऊंगा। मेरे को 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जाना है, इससे ज़्यादा मुझे अगर जाना है तो मैं कोशिश करूंगा पास का रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है, अगर मेरा बजट ठीक ठाक है, मेरा बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पैसे हैं, तो मैं कहाँ जाने का प्रयास करूंगा? एयरपोर्ट से फ्लाइट लूंगा और सीधा लंदन के लिए निकल गया। लंदन से फिर कहाँ आ गया? जहाँ मुझे आना है वहाँ आ गया मैं। तो बेंदा क्या कर रहा था? पहले चैप्टर में हमने देखा बेंदा क्या है? सड़क का इस्तेमाल कर रहा था, विश्व गति में पेंडा यानी जंगल में घूम रहा था, जबकि कैरी किससे जा रही थी? फ्लाइट से। तो बेंदा जिसका प्रयोग कर रहा है वो सड़क पगडंडी के रूप में विकसित हुआ, और जो कैरी जिसका यूज कर रही थी वो कौन है? वायु परिवहन। तो ये बेंदा और कैरी क्या है ये तो आप समझ रहे हो ना, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम।
छोटी दूरी के लिए लाभदायक होती है। कच्ची सड़कें निर्माण में सरल होती है। अब कच्ची सड़कों में तो कोई दम ही नहीं लगाता। सड़क के फायदे भी है तो हानियां भी है, देखेंगे नुकसान क्या है सड़क के। एक तो जल्दी खराब हो जाती है, तो सड़क जो होती है वो निर्माण में सरल होती है, आसानी से सड़क को बनाया जा सकता है, कोई ज़्यादा लाग लपेटे वाली बात नहीं है इसमें। अब जैसे रेल परिवहन को चलाना है तो पटरियां बिछाना और ये करना और वो करना, ढेर सारे काम होते हैं, इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं। सड़क कच्ची सड़क बनानी है तो फटाफट से बन जाती है, पक्की बनानी है तो थोड़ी और मेहनत लगती है। तो ये डेवलपमेंट के बाद सारी स्थितियां बनती गई। आज एक्सप्रेस वे भी चला करते हैं, उसकी भी बात हम करेंगे। व्यापार में सहायक, व्यापार में क्या होती है? सहायक। सीधी सी बात है, बिना सड़क के बिजनेस हो ही नहीं सकता। किसी चीज का आदान प्रदान, लाना और ले जाना, आयात आना और निर्यात ले जाना, अगर किसी चीज का लाना ले जाना नहीं हुआ तो व्यापार चलेगा ही नहीं। तो व्यापार करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सड़क की जरूरत होती है। ठीक है, व्यापार में सहायक है। पर्यटन को बढ़ावा। अब जैसे मान लिया जाए किसी भी शहर में आप गए और आपको कोई स्थान देखना है तो 4 किलोमीटर के लिए आप फ्लाइट तो लोगे नहीं, 4 किलोमीटर के लिए ना ही आप ट्रेन लोगे। अब कोई दिल्ली गया तो मेट्रो ले सकता है, लेकिन वहाँ छोटी सी दूरी तय करने के लिए किसी छोटे से शहर में जहाँ कोई पर्यटन क्षेत्र है तो वहाँ सड़क का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन देती है? सड़क देती है। अब आप कहेंगे साहब पर्यटक जो आया वो तो फ्लाइट से आया है, लंदन से कोई, जर्मनी से कोई, जापान से कोई, होलुलुलु से कोई आया है, तो वो कैसे आया है? फ्लाइट से आया है। लेकिन वहाँ यहाँ आने के बाद ज़्यादा उसका सहयोग कौन करता है? सड़कें करती है। कौन करती है? सड़कें। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमने देखी, आगे देखिएगा। सड़क ना होती ये तो वही बात होगी, ना तुम होते, ना मैं होता, ना मैं बर्बाद होता। कैसे? ये आज की जो बातें होती है पढ़ाई के समय जो डिस्टर्ब करती है उसमें इस प्रकार बोला जाता है, लेकिन सड़क क्या कह रही है? सड़क ना होती एक दिन का काम 1 महीने में भी नहीं होता। सीधी सी बात है, आदमी जो है दीवारें फान फान के जाता अगर सड़क नहीं होती तो। सड़क की वजह से विकास तेज हुआ है और हो रहा है। सड़क की वजह से विकास तेज हुआ है और हो रहा है, सड़कें डेवलप हो रही है। आज तो हमारे भारत के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया और भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी मंत्री ने सड़कें बनाने का कार्य किया है तो नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने ढेर सारी सड़कें बनाने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं और करते आए हैं। इसलिए नितिन गडकरी जो है वो वास्तव में ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जो है सड़क को हमेशा एक अच्छा रूप दिया है। उनके लिए कहा जाता है कि इतना समर्पण है, उनका जो ससुराल है वहाँ उनका ससुराल वालों का आधा घर सड़क पे आ रहा था, तो उन्होंने उनसे बिना पूछे ही उस घर को हटवा दिया। जब सुबह ससुराल वालों ने फ़ोन किया, ससुर जी ने ऐसे क्या करते हो दामाद जी, हमने तो आपको लड़की दी, आप हमारा घर बिखेर रहे हो, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं काम करता हूं तब मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, उस समय ससुराल मेरे बीच में नहीं आ सकता। सड़क के बीच में जो घर आ रहा था वो आज भी मैंने हटाया और कल भी हटाऊंगा। तो एक लाइक तो बनता है नितिन गडकरी के लिए। एक और अच्छी बात है उनकी, एक बार एक कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने, सड़क का काम कह सकते हैं, किसी को ठेके पे लीज पे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस ठेकेदार को पीछे की सीट पे बिठाया कार में और खुद बैठ गए और चाय का कप एक उसको दिया और एक खुद ने लिया। कहा कि ये चाय अगर गिर गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा और फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ो। यानी एक्सप्रेस हाईवे जो होते हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं, एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस होते हैं पूरी तरह से, अब डिटेल से अभी समझेंगे एक खाली स्लाइड में। तो एक्सप्रेस हाईवे और जो हाईवे बहुत अच्छे से डेवलप किए जा रहे हैं वो नितिन गडकरी की देन है कि उसमें किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो दिनों का समय है वो घंटों में बदल रहा है। ठीक है ना? कोई भी क्षेत्र सड़क से अछूता नहीं है। क्या नहीं है? यानी सड़क हर जगह देखने को मिल जाएगी आपको, जहां आप जाएंगे वहां आपको सड़कें देखने को मिल जाएगी। तो इसमें तो क्या समझाऊं मैं आपको, जहां सड़कों का जाल नहीं होता अर्थात एक ही सड़क है वहां तो सड़क को जीवन रेखा कहा जाता है। यानी जहां ज्यादा सड़कें नहीं होती वहां एक ही सड़क होती, वो तो जैसे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली, वो तो दोनों गांव के बीच की क्या है? जीवन रेखा है, क्योंकि गांव उसी से डेवलप हो रखे हैं। किससे डेवलप हो रखे हैं? अगर वो सड़क नहीं होती तो गांव के लोगों का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं जो नहीं रहते हैं उनको मैं बता दूं कि 7-8 गांव जो होते हैं उनके बीच में एक कस्बा होता है और उस कस्बे को जोड़ने वाली एक ही सड़क हुआ करती है गांव से। उस कस्बे तक आने के लिए उनको उसी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ कोई ट्रेन की सुविधा नहीं होती, वहाँ कोई फ्लाइट की सुविधा नहीं होती, वहाँ कोई समुद्र महासागर नहीं होते अधिकतर गाँव में। इसलिए जो है वो व्यक्ति कोई आएगा तो कैसे आएगा? सीधा सीधा सड़क मार्ग से आएगा। इसलिए सड़क
जीवन रेखा है, याद रखना आप, और किसी को जीवन रेखा नहीं कहना है। सीमा पर जो सड़कें हैं वे देश की सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती है। सीमा पे भी सड़कें बनाई हुई है जो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? सड़कों से रिलेटेड है। अब हम देख रहे हैं कि क्या सड़क परिवहन से हानि है, नुकसान है? बिल्कुल है। थोड़ी सी बारिश हुई खराब हो जाती है, रख रखाव में बहुत खर्चे आते हैं और गड्ढे पड़ जाया करते हैं, तो सड़कें जो है ये खराब जल्दी हो जाया करती है। देखिए, सड़क परिवहन की एक कमी यह है कि सड़क परिवहन सभी ऋतु में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होती है। सारी ऋतु में प्रयोग योग्य नहीं होती है। कभी तो अच्छे से काम करती है जब मौसम साफ होता है, मौसम जैसे ही खराब हुआ गड्ढे बन जाते हैं, खड्डे भर जाते हैं पानी के, और फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी आप लेके जाते हो तो उसमें पानी भर जाता है, उसकी बैटरी खराब हो जाती है ना। खासकर वर्षा ऋतु में, ये क्या है? वर्षा ऋतु में सड़कों पर मोटर वाहन चला पाना काफी मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर मोटर गाड़ी चलेगी वो मुश्किल हो जाती है, खुद व्यक्ति का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि ना तो वहाँ वाहन जा पाते हैं और न ही लोग जा पाते हैं। ना तो कोई वाहन जा पाता है वहां पर और न ही कोई लोग जा पाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सड़कों की हानि की। बस पानी भर जाता है, ये दिक्कत है मेनली, तो बाकी तो सारी चीजें लपेटी हुई है। आगे देखिए, यहां तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से घायल नहीं, प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। यानी बड़ी बड़ी सड़कें भी अगर ज्यादा पानी बहेगा तो खराब होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए बारिश में ना निकलना है, ना कहीं बाहर जाना है। बहुत अर्जेंट काम हो तभी बारिश में बाहर जाना है, क्योंकि गाड़ियां स्लिप भी बहुत हुआ करती है। ये सड़क परिवहन की हानि नहीं है, ये हमारी हानि है। किसकी हानि है? हमारी। सड़कों के निर्माण और रख रखाव पर भी भारी खर्च आता है। हमने पहले ही बात की, खराब हो जाती है तो दोबारा तो बनानी पड़ेगी, यानी गड्ढे वड्ढे रखेंगे रोज, सरकार को हम कोसते रहेंगे। कैसी सरकार है भारत में, है ना। इसलिए सड़कों के रख रखाव में भी क्या आता है? बहुत खर्चा आता है। ठीक है। महामार्ग यानी हाईवे, महामार्ग यानी हाईवे, दूर दूर के स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इनका निर्माण बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि आवागमन यानी आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। हाईवे को विशेष तरीके से डेवलप किया जाता है और इसके अलावा एक्सप्रेस जो हाईवे होता है वो और एडवांस होता है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर महामार्गों से जुड़े हुए हैं। विकसित देश जो है उसमें प्रत्येक नगर किससे जुड़ा हुआ है? महामार्गों से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? महामार्ग। महामार्ग मतलब हाईवे से जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिएगा, यूरोप में महामार्गों का विशाल जाल पाया जाता है। पाया जाएगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एशिया में है नहीं, अमेरिका में है नहीं, जर्मनी में है नहीं, रूस में है नहीं, सब में महाजाल पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले उसको याद किया जाता है जिसका सड़क मार्ग, रेल मार्ग अच्छा है। यूरोप में वाहनों की संख्या भी काफी अधिक है। यूरोप डेवलप है पूरी तरह से, परंतु यूरोप में महामार्गों की रेल मार्ग एवं जल मार्गों से प्रतिद्वंदिता है। यानी रेल मार्ग और जल मार्ग, इसका मतलब गलत नहीं है, गोले का मतलब है ना, हाईलाइट किया गया। यानी कि जल मार्ग और रेल मार्ग में कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता का मतलब है कंपटीशन है दोनों में। रेल मार्ग बढ़ाए जा रहे हैं तो कभी जल मार्ग थोड़े कम नजर आते हैं, कभी जल मार्ग बढ़ जाते हैं तो रेल मार्ग घट जाते हैं। कोई भी डेवलप कंट्री हो जाती है तो सबसे ज्यादा विकसित होता है तो वहाँ का रेल मार्ग होता है। उसके बाद जल मार्ग तो जब विकसित हो पाता है जब वहाँ जल हो। जल मार्ग सबसे डेवलप नहीं किया जा सकता जिन क्षेत्रों में जल नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान में जैसलमेर से लेके जोधपुर के लिए जल मार्ग की व्यवस्था की जाए तो हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एक इंदिरा गांधी नहर कितने समय से प्रयास हो रही है, वो भी कैसे रुक रुक के आ रही है, तो आप सोच सकते हैं। ये समझे आप। यूरोप की बात की थी हमने, किसकी बात की? अब भारत की बात कर रहे हैं। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं, हाईवे की कोई कमी नहीं है अब भारत में, जो कि नगरों को प्रमुख नगरों से जोड़ते हैं, जो कि नगरों को प्रमुख नगरों से जोड़ा करते हैं। NH7 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH7। और यह वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब NH7 जो है उसको अगर हम देखें तो पूरी तरह से एक प्रकार से NH7 जो है क्या है, ध्यान से देखिए एक बात को, मेरे इसको NH7, इसका नाम अभी कुछ ही देर बाद में बदल दूंगा। क्या कर दूंगा? बदल दूंगा और आपको समझा दूंगा कि क्यों बदला है। इसलिए मैंने यहां लिखा है सिर्फ
NH7। ध्यान से समझना मेरी बात को कि अगली स्लाइड में 2-3 स्लाइड के बाद हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं NH7 को। आगे देखिए, चीन में भी महामार्गों का सघन जाल है। चीन का महामार्ग प्रमुख नगरों से जुड़े हुए हैं। चीन के महामार्ग क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटते ही बीच में से, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। तो ये चीन की बात है, इसको क्या डिटेल से पढ़ना है ना, चिंगू मिंगू चाव चिंगू के लोग। रूस में भी महामार्गों का सघन जाल पाया जाता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्गों से ज्यादा रेल मार्ग महत्वपूर्ण है। रे से रूस और रे से रेल मार्ग। सबसे ज्यादा रेल मार्ग को कहां तो जब दिया जा रहा है, रूस में। और यूरोप में किसका कंपटीशन है, जल मार्ग और रेल मार्ग का। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में अत्यधिक विस्तृत यानी बड़ा क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्गों से ज्यादा रेल मार्ग महत्वपूर्ण है। औद्योगिक प्रदेशों में महामार्ग अधिक होते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वह महामार्ग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका मतलब जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र में भी होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। ये देखिए, NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। सर अभी तो आप कह रहे थे NH7 सबसे लंबा राजमार्ग है। अभी ये कहानी आपको समझाई देते हैं हम। उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। हम छोटे वाले को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बड़े वाले को देख रहे हैं और इसको ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना है। कौन सा रेल मार्ग पढ़ रहे हैं हम, नेशनल हाईवे 44 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे 44 की बात हम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात इसकी है, भारत का, किसका भाई, भारत का सबसे बड़ा हाईवे है। सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 44। अब आप कहोगे सर कुछ देर पहले तो आप कह रहे थे 7 वाला है, तो इसी का नाम पहले 7 था। इसी का नाम पहले क्या था, 7 था। अब इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, नेशनल हाईवे 44। इसको पूरे को हम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम क्यों बदला गया। ठीक है, अब ये शुरू होता है भारत के इस क्षेत्र से। यहाँ एक जगह पड़ती है इस स्थान पर जिसका नाम है, जिस स्थान से ये शुरू हो रहा है वो है श्रीनगर। कौन सी जगह है, श्रीनगर। ये इस स्थान से शुरू होता है और पूरे हमारे इस भारत में चलते हुए यहाँ जो है एक जगह है और उस जगह का नाम है, इस स्थान पर ये खत्म हो जाता है और ये जगह है कन्याकुमारी। कौन सी जगह है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इस स्थान पर आकर ये खत्म हो जाया करता है। ये लो पूरा बना देते हैं इसको। ठीक है, इस प्रकार से। अब इतना लंबा ये चलता है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, अब इसको थोड़ा मिटा के हम बेसिकली समझ लेते हैं कि ये इस प्रकार से चला करता है। किस प्रकार से चला करता है, इस प्रकार से, ऐसे, इस प्रकार से। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है। इतना लंबा है ये। कौन सा, नेशनल हाईवे 44। इसके अलावा इसकी खास बात यह है, ये 11 राज्यों से, कितने राज्यों से, 11 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से गुजरता है, 11 राज्यों से। यानी श्रीनगर से जब ये शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जब तक ये जाता है तो सबसे पहले श्रीनगर से यहाँ हिमाचल प्रदेश की तरफ आ जाता है। किस तरफ आ जाता है, हिमाचल प्रदेश। सबसे कम ये हिमाचल में ही है, थोड़ा सा बॉर्डर को टच करते हुए निकलता है, मात्र 11 किलोमीटर। कितना है, मात्र 11 किलोमीटर। हिमाचल में कितना है, मात्र 11 किलोमीटर। इधर ये पंजाब को टच कर लेता है, पंजाब से फिर राजस्थान की तरफ आ जाता है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से इस तरफ अगर हम देखें
तो यहाँ से जो है यूपी की तरफ आ जाता है, यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तराखंड की तरफ नहीं जाता, उत्तराखंड साइड में रह जाता है, या फिर ये मध्य प्रदेश की तरफ जाता है, मध्य प्रदेश की तरफ, और ऐसे करते 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 ये कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, और ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ पहुँचता है, तमिलनाडु। लास्ट में कहाँ पहुँचता है, तमिलनाडु। यहाँ ये 627 किलोमीटर सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, सबसे कम दूरी कहाँ तय कर रहा है, सबसे कम दूरी हिमाचल प्रदेश में। और इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा दूरी। ये तो हुई इसकी मेन बातें। कितने राज्यों से गुजर रहा है, 11 राज्यों से। महत्वपूर्ण बात अब है कि ये 7 नेशनल हाईवे जो है, कितने नेशनल हाईवे, 7 नेशनल हाईवे से जुड़ा है। यानी कि इसका मतलब है इससे 7 नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं। यानी ये जुड़ा है मतलब वो इससे जुड़े हुए, ये यहां से जब चलना शुरू करता है या नेशनल हाईवे 1 जुड़ता है, फिर 7 जुड़ता है, जो पहले 7 ही था जो एक साथ चलने का कार्य करता है। तो इसमें हाईवेज जुड़ते रहते हैं। चारों बातें आपकी समझ में आ गई। भारत का सबसे बड़ा हाईवे नेशनल हाईवे 44 है, ये सबसे लंबा है, इसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है, ये 11 राज्यों से गुजरता है। ये 7 NH जो है उनको जोड़ता है, और ये पहले खुद ही क्या था, 7 था। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी महत्वपूर्ण बात है, ये पूरे क्या कह रहे हैं हम, ये पूरे परिवहन, जो पूरा भारत का परिवहन है, पूरे परिवहन का 40% है। यानी भारत में जो परिवहन होता है उसका 40% तो ये अकेला ही लेके बैठा है। अब आप देख लो किस तरीके से इसको बनाया गया है। जो 40% जो परिवहन चलता है वो इसी पे चला करता है। इसकी एक और महत्वपूर्ण बात है, ये पूरे मतलब पूरे भारत का पूरे सड़क परिवहन का 2% है। कितना है, 2% है। पूरे सड़क परिवहन का कितना है, 2%। यानी जो भारत में पूरी सड़कें हैं ना उसका 2% ही अकेला है, और 2% होते हुए भी कितनी सड़कों को, कितने परिवहन को मतलब ये लेके चल रहा है। तो ये जो सड़क परिवहन है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। और जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं इनकी देखरेख करता है CPWD। कौन करता है, ये एक डिपार्टमेंट है CPWD। इसका पूरा नाम क्या है CPW का, CPWD सेंटर, क्या नाम है इसका, सेंटर, उसका फुल नाम लिख रहा हूं मैं, पब्लिक सेंटर, पब्लिक, आगे क्या है, वृक्ष, ये वृक्ष नहीं है वृक्ष है, ठीक है, आप समझ आना इसको, वृक्ष डिपार्टमेंट, हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रीय, हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये सड़कों की देखरेख करता है पूरे भारत में। अब इसके अंडर में कई संस्थाएं होती है जो काम करती हैं, और उन्हीं संस्थाओं से मिलकर ये बना रहता है। तो ये चीजें भी हम देखेंगे। ये क्या है, CPW है। तो नेशनल हाईवे जो 44 है वो सबसे बड़ा है, इस बात को हमने समझा। 4806 किलोमीटर जो है, इतना लंबा डिस्टेंस इसने कवर कर रखा है, और इन क्षेत्रों को कवर करते हुए ये अपना लेवल बनाते हुए इतनी दूरी तक चलता है। तो फिर बताओ पीछे चल के कि ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। देखो, नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ये उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। सबसे छोटा राजमार्ग 6 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। बस इसकी एक ही लाइन याद रख लो छोटे वाले की। आपको याद क्या रखना है, 44 सबसे बड़ा है और 47A
सबसे छोटा है 6 किलोमीटर। देखो कितना सा छोटा सा क्या करता है, एर्नाकुलम को यानी ए को कोची से यानी के से मिलाता है। ए को किससे मिलाता है, के से, यानी ए और के याद रखना, इसमें और कुछ ही नहीं रखना। यानी 47 ए आ जाए, जो सबसे छोटा राजमार्ग है, जो मात्र छोटी सी दूरी तय करता है एर्नाकुलम से लेके कोची तक। 47 ए एर्नाकुलम से लेके कोची तक। जबकि नेशनल हाईवे 44 के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, समझा है और आप समझ गए। तो ये कन्याकुमारी का क्षेत्र था और इस पूरे क्षेत्र को हमने समझ लिया था। ये भारत का दक्षिण का लास्ट हिस्सा होता है कन्याकुमारी। यहाँ एक जगह पड़ती है कुमारी अंतरीप, और श्रीनगर जो है जहाँ से ये शुरू हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर जो है इंदिरा कोल है, वो भारत का उत्तरी बिंदु है। तो हमने नेशनल हाईवे को पूरी तरह से समझा और जाना। इसके बाद जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है जो आपको समझ में नहीं आ रखी है। हम अगले और शानदार लेक्चर के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जितने भी कमज़ोर साथी है उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है। ये आप ही की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, आप ही की जिम्मेदारी है। और ये किताब जल्दी मैंने बता दिया आपको ख़त्म होने वाली है, यानी 50% कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ध्यान दें कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से, टेलीग्राम के चैनल से ज़रूर जुड़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।